वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। दो तरह का एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था कि जो जन्म से पहले का एनवायरनमेंट है वो बच्चे के विकास को किस तरह प्रभावित करता है, और जो जन्म के बाद का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को किस तरह प्रभावित करता है। तो जन्म से पहले के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जब बच्चा गर्भ में होता है, अगर आप टीचिंग एग्जाम में एचटेट सीटेट या DSSB रीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेना न भूले। तो चलिए हम बात करते हैं सीक्वेंस में, टॉपिक से यूनिट वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। एक भी टॉपिक हमने स्किप नहीं किया है क्योंकि जो डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो बड़ी रहती है, इसको डिटेल में ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। एक लर्निंग की यूनिट है वो भी साइकोलॉजी में बड़ी है क्योंकि वहाँ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है। थोंडाई को अलग से पढ़ेंगे, पावलोव है, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, कोलबर्ग है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कल की क्लास में हम बातचीत कर चुके थे कि जन्म से पहले का वातावरण, जब बच्चा गर्भ में होता है, मम्मी की आदतें कैसी है, अभिरुचि कैसी है, सोचने का नज़रिया कैसा है, पॉजिटिव सोचती है, नेगेटिव सोचती है, खान पान की आदतें कैसी है, तो हर तरह की, एक बार मैंने, आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, ठीक है। तो जन्म से पहले के वातावरण में हमने बात की थी, जो बच्चा है वो प्लेसेंटा कहलाता है, यानी परजीवी होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता, इंडिपेंडेंस नहीं होता, दूसरों के आधार पर पोषित होता है, यानी माता के नाभि रज्जु से जुड़कर बच्चा क्या है, अपना भोजन ग्रहण करता है, नाभि रज्जु से भोजन ग्रहण करेगा, इसलिए क्या है वो परजीवी है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के बारे में भी पूछ लिया जाता है, आपको इंग्लिश का नाम दे दिया जाएगा कि बताइए प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा एक परजीवी है जो टोटली गर्भावस्था के समय मम्मी के ऊपर पोषण के लिए क्या है, डिपेंड करता है। अब क्या है, माँ की एज का असर पड़ेगा कि मम्मी की एज कितनी है। मैंने कल बताया था आपको 22 से जो 35 साल है वो एज क्या है, वो गर्भाशय के लिए उचित होती है, उसमें बच्चे को हर तरह का पोषण है वो मिल जाता है। माँ की एज का असर पड़ेगा बालक पर, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, हेल्थ कैसी है, बीमार तो नहीं है, उस चीज़ का भी क्या, हर चीज़ का असर बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ेगा। पोषण, सोच, अभिरुचि, धूम्रपान की आदत, ये फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कल करवा चुकी हूँ। एक बीमारी होती है अभी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भी डेवलपमेंट को काफ़ी प्रभावित करती है। इससे बच्चा क्या है, बालक कम खाता है, ये एक फूड डिसऑर्डर है, भोजन विकृति होती है। इसमें क्या है, बच्चा खाने के प्रति अरुचि दिखाता है कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं खाना, तो उसके चलते बच्चे का जो विकास है वो रुक जाता है या उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो ये एक भोजन विकृति है, फूड डिसऑर्डर है। इसी तरह एक बुलिमिया होता है। बुलिमिया में क्या है, बच्चा ज़्यादातर खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता ही रहेगा, जिसके कारण बच्चा क्या है, मोटापे का शिकार हो जाएगा, और बाकी जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन है बच्चे के, इतने अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बच्चे का विकास भी प्रभावित होगा। बर्थ ऑर्डर के बारे में हमने कल बात कर ली थी, और गर्भ में अगर ट्विंस है, फैटर्नल है या आइडेंटिकल ट्विंस है, उस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे में एक टाइम पे माँ के गर्भाशय में 2 बच्चे पल रहे हैं, 3 पल रहे हैं, कई बार हमने देखा है, या 1 पल रहा है, तो उस चीज़ का भी प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हो गई। अब जन्म के पश्चात की बात करते हैं हम। जन्म के पश्चात के कौन कौन से फैक्टर है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 क्या है, प्रथम घटक, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा परिवार में जन्म लेता है, तो सबसे पहला घटक प्राथमिक एजेंसी भी बोला जाता है। बच्चे की प्राथमिक एजेंसी परिवार होता है, और इसे क्या है, परिवार को प्रथम पाठशाला भी बोला जाता है। बहुत बार रिपीट होती है ये चीज़ें कि बालक की क्या है, प्रथम पाठशाला कौन है, प्रथम पाठशाला बच्चे की रहेगी परिवार। और मुख्य घटक है, मुख्य घटक कौन है, विद्यालय। विद्यालय मुख्य घटक क्यों है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है, और उसी के समाज के हिसाब से बच्चा क्या है, शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है। मुख्य घटक हो गया विद्यालय, और प्रथम पाठशाला हो गई बच्चे की परिवार। अब 2 डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेस्टालॉजी ने परिवार को क्या बताया है, पेस्टालॉजी ने बताया है कि परिवार जो है
वो सीखने का सर्वोत्तम साधन है। पेस्टालॉजी क्या कहते हैं, यानी सर्वोत्तम साधन है जहाँ बच्चा क्या है एक परिवार में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सूटेबल प्लेस है वो परिवार को माना है। किसने माना है? पेस्टालॉजी ने। और फ्रोबेल क्या कहते हैं? फ्रोबेल ये वही है जिन्होंने लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन के बारे में बात की है कि बच्चों को फूल बताया है, अध्यापक को माली बताया है, स्कूल एक बगीचा है। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती है। क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोल मॉडल का काम करती है बच्चों के लिए वो बच्चों की मम्मियाँ होती है, मदर्स होती है, ये कहना है फ्रोबेल का। अब देखो, परिवार के बाद बच्चा जाता है विद्यालय में, यानी परिवार तो उसके विकास को प्रभावित करेगा ही करेगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ गई, मुख्य घटक आ गया, वो विद्यालय होगा, बच्चे का स्कूल होगा। वो किस तरह प्रभावित करेगा? जब विद्यालय वातावरण है, विद्यालय वातावरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी पूछी जाती है, निम्न में से क्या नहीं है और निम्न में से क्या चीज़ें शामिल है। तो विद्यालय वातावरण में परिवार में माता पिता का प्रभाव, ठीक है, कि मम्मी पापा का नेचर कैसा है, उस चीज़ का प्रभाव क्या है बच्चे के विकास पर पड़ेगा। विद्यालय में अध्यापक की अभिवृत्ति कैसी है, उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। यानी बच्चे के बारे में अध्यापक क्या सोचता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, कमज़ोर है, वीक है, क्या सोचता है बच्चे के बारे में, तो उस चीज़ का नज़रिया है। एटीट्यूड होता है नज़रिया, यानी अध्यापक बच्चे के प्रति कैसी सोच रखता है, क्या वो बच्चे में हाईएस्ट पोटेंशियल देख पा रहा है या हर बार उसे नकार देता है कि नहीं आपसे नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो अध्यापक की जो एटीट्यूड है उस चीज़ का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। उसके अलावा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, अभिवृत्ति हो गई। परिवार में माता पिता का संबंध आपस में कैसा है, मम्मी पापा का जो संबंध है, रिलेशन है, पारिवारिक सदस्यों का संबंध कैसा है, ये चीज़ें भी क्या है प्रभाव डाल रही है। इनको डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सुन लो समझ में आ जाएगा। विकास को नई दिशा कौन प्रदान करता है भाई? नई दिशा प्रदान करेगा स्कूल, प्रदान करता है नई दिशा, एक न्यू डायरेक्शन देता है स्कूल, ठीक है। नई दिशा प्रदान करना इसका काम है। भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, फिजिकल रूप से बच्चा प्रेजेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होगा ही होगा। छात्र शिक्षक का जो रेशियो है, यानी प्रॉपर टीचर जो है छात्र पर अटेंशन दे पा रहा है, भीड़ भाड़ वाली क्लासेस तो नहीं है, उस चीज़ का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। छात्र शिक्षक का रेशियो एक 25 या 30 बच्चों पर क्या है एक अध्यापक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, ठीक है। पीआरटी के लिए 130 का रेशियो रहता है, ठीक है, 130 का रेशियो रहता है, और बाकी टीजीटी के लिए 135 ये रेशियो होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो टीचर क्या है बच्चे पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाता, जिसके कारण बच्चे का जो विकास है वो जहाँ ऊपर की तरफ जाना चाहिए था वो स्लो हो जाता है। एक बात ये हो गई। अब अध्यापकों का आपसी संबंध, यानी विद्यालय में जो जितने भी शिक्षक हैं उनका आपस में क्या संबंध है, क्या वो मिलजुल कर प्यार से सहानुभूति से काम करते हैं या वो आपस में एक दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं, ये बेसिकली होता ही है हर जगह। तो अध्यापकों का आपसी संबंध कैसा है, स्कूल में प्रबंधन कैसा है अध्यापकों का उचित, और जो मैनेजमेंट के साथ जो टीचर्स है उनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये चीज़ें भी क्या है बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। अब आ जाओ भाई, इनके बारे में बातचीत कर ली हमने। पीआरटी के लिए क्या है, एक टीचर होता है 30 बच्चों पर, और टीजीटी के लिए 35 बच्चों पर एक टीचर होता है। ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके बारे में मैंने डिटेल में करवा रखी है। बंडूरा वाइगोत्स्की है, कोलबर्ग है, उनके बारे में डिटेल में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है अपने चैनल पर। जो सीटेट के समय करवाई थी वो सीटेट प्लस एसटेट या ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण किस तरह प्रभाव डालेगा भी, इसके प्रतिपादक कौन है, लेव वाइगोत्स्की है, जिन्होंने जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का बताया था कि बच्चा क्या है समाज में रहकर कौन से समाज में रह रहा है, कौन सी कल्चर मान रहा है, इस चीज़ का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है, ठीक है। वो मैंने डिटेल में करवा रखी है, आप वाइगोत्स्की का सिद्धांत वहाँ से पढ़ ले, क्योंकि समय हमारे पास कम है, सिलेबस हमारा ज़्यादा है, जो बाकी सिद्धांत बच जाते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उन्होंने मुख्य सिद्धांत भी दिए, गौण सिद्धांत भी है, नहीं तो फिर वो फ्राइड का सिद्धांत है,
जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो कवर नहीं हो पाएंगे। एरिक्सन का सिद्धांत है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लें। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण क्या प्रतिपादक कौन है भाई? वाइगोत्स्की है। सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी इन्होंने। और जो ओनली समाज की, सोशल की बात करूँ मैं, समाज में रहकर बच्चा सीखता है, ये बताया था भी अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। जैसे बच्चे को 3 क्लिप की मूवी दिखाई जाती है, एक में बच्चे को क्या है आक्रामक स्वभाव करते हुए दिखाया जाता है, एक में बच्चे को फनी वे में खेलते हुए दिखाया जाता है। इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट है, उनको डिटेल में करवाऊंगी। एक बार यहाँ समझ लो कि क्या है, बच्चा समाज में जैसा देखता है, अगर गुस्से वाले को वहाँ पनिशमेंट मिलती है तो बच्चा उन चीज़ों को नहीं दोहराएगा, रिपीट नहीं करेगा। अगर प्यार से डांट के, अगर बच्चे को गलत करने पर भी क्या है नहीं डांटा जाता, नहीं टोका जाता, तो बच्चा बार बार उन एक्टिविटीज़ को दोहराएगा। इनके बंडूरा का जो सिद्धांत है उनको अलग से पढ़ेंगे हम। तो सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। और एक लिंग है, लिंग जेंडर के बारे में क्या है, काफ़ी मतभेद है। कई बार क्या है हमसे पूछा जाता है लिंग, इसे क्या है हिंदी में तो लिंग ही बोलते हैं, इंग्लिश में कई बार हमें 2 शब्द देखने को मिलते हैं, जेंडर और एक लिखा होता है सेक्स, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ हिंदी में देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन पूछा क्या जाता है मनोविज्ञान के अंदर, जो जेंडर है, जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी सोशल कंसेप्ट है। और जो सेक्स है कि लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, ये क्या है? ये बायोलॉजिकल है, ये जैविक संरचना है, ठीक है। जेंडर का जो कंसेप्ट है वो समाज ने दिया है कि ये लड़का है तो ये काम करेगा और लड़की है तो ये काम करेगी। इसी तरह क्या है, लड़कियों की भी अलग अलग भूमिकाएं बना दी जाती है। एक लड़की है वो किसी की बेटी भी है, किसी की पोती भी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। तो लिंग की जो भूमिकाएं होती है, जो एक जेंडर क्या है समाज में रहकर, एक ही आदमी समाज में रहकर क्या है अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाता है, वो चीज़ें भी क्या है बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। जितनी ज़्यादा भूमिकाएं बच्चा निभाएगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। समाज में छोटा बच्चा है, बच्चे की भूमिकाएं कम होती है, उसके भाई बहन होते हैं या आपसी मित्र मंडली होती है, बाकी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका जो समाज का दायरा है वो और भी बड़ा होता जाता है और वो और सारी भूमिकाएं निर्वहन करने लगता है। किसी का पति, किसी का बेटा, अलग अलग, किसी का दादा हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा भूमिकाएं निभाएगा लैंगिक रूप में, ठीक है। जेंडर समाज का दिया हुआ है, सेक्स का मतलब है लड़का या लड़की, जैविक संरचना है, ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। या तो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन जेंडर में क्या है, जेंडर में लड़का लड़की रहेंगे लेकिन इनकी अलग क्या है, मम्मी के लिए अलग जिम्मेदारी होगी, उसकी बहन के लिए अलग जिम्मेदारी होगी। तो ये समाज क्या अपेक्षा करता है किसी भी जेंडर से, वो चीज़ें आ जाएगी। जैसे लड़की के लिए क्या है, लड़की के लिए सिर्फ घर के काम करने चाहिए, ये एक सामाजिक कंसेप्ट है जो समाज का दिया हुआ है। और ये परंपरा से सदियों से चला आ रहा है कि लड़के हैं वो घर से बाहर जाएंगे, पैसा कमा के लाएंगे। तो ये सोशल कंसेप्ट है, ये जेंडर है, इसने समाज ने निर्धारित कर रखा है कि लड़के हैं तो ये करेंगे और लड़कियां हैं तो ये करेंगे। उसी तरह एक करता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण मैं लिख देती हूँ यहाँ, मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है। यानी बच्चे को ऐसा सर्वोत्तम वातावरण दे देना, बच्चे को मोटिवेटेड कर देना, मोटिवेट करना। बच्चे को अगर मोटिवेट कर दिया जाता है, अच्छी डायरेक्शन दे दी जाती है, तो बच्चा क्या है अपने दिमाग का साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो फैक्टर है वो दिमाग से जुड़ता है। इसमें क्या है, बच्चे को अगर अच्छे से मोटिवेशन दे दी जाती है, नई डायरेक्शन दे दी जाती है, तो वहाँ बच्चा क्या है अपने, ये मान लो यहाँ है बच्चे को मोटिवेशन दे दी, ठीक है। जैसे ही बच्चे को मोटिवेशन दी तो बच्चा यहाँ पहुँच गया, तो यानी अपनी पोटेंशियल तक पहुँच गया। जैसा ZPD में था कि जो क्या है सहारा दे दिया जाता है किसी भी मोर नॉलेजेबल पर्सन द्वारा, तो बच्चा क्या है यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, अपनी पोटेंशियल तक पहुँच जाता है। तो इसी तरह क्या है
बच्चे को अच्छा मनोवैज्ञानिक एनवायरनमेंट देना, उसकी वजह से क्या है, बच्चे का जो विकास है वो अच्छा हो जाता है। एक होता है भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में भी यही आ गया, बच्चे की रुचियां हैं, नजरिया है, उस चीज़ को हम अगर उचित डायरेक्शन दे दे, पॉजिटिव डायरेक्शन दे दे, तो बच्चे का क्या है, विकास वो ग्रो करेगा, ना कि मंद रहेगा, ना कि स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम बच्चे को काम करवाना चाहते हैं उसी तरह की अगर हम डायरेक्शन दे देते हैं तो बच्चे के विकास को प्रभावित दोनों ही चीज़ें करती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जिस चीज़ का ज़्यादा फोर्स आ रहा है बच्चे पर, समाज का है, कल्चर का है, सभ्यता का है, उसके बैकग्राउंड का है, एनवायरनमेंट का है, वो चीज़ें बच्चे के विकास को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम यूरी ब्रोन बर्नर का इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिक मंडल, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जलवायु भी प्रभावित करती है। एक पॉइंट और रह गया, जलवायु भी प्रभावित करेगी भाई बच्चे के विकास को, कि बच्चा कौन से क्लाइमेट में रह रहा है, गर्मी है, सर्दी है, या बारिश होती रहती है, ये चीज़ भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। ये कॉमन सेंस है, सभी को पता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवाया जा रहा है। यहाँ पर जलवायु है, क्लाइमेट भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। मेजो सिस्टम है, लघुमंडल है, इकोसिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो यूरी ब्रेनर का जो सिद्धांत है वो एनवायरनमेंट से जुड़ता है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचटेट है, सीटेट है, कोई भी टेट है, वहाँ से डायरेक्ट आपको दे देगा कि बताइए, दादा दादी है, नाम दे दिया कि ये यूरी ब्रेनर के कौन से मंडल में आएंगे, मीजो सिस्टम में आएंगे, मैक्रो में आएंगे, माइक्रो में आएंगे, तो उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा गर्भावस्था के बारे में जानेंगे, जहाँ से आज तक क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद शैशवावस्था की एज क्या रहती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, खिलौनों की आयु है, उसके बाद बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे, और फिर थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते रहिएगा, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे, और आपकी तैयारी जो है दमदार चल रही होगी। और चैनल पर नई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते हैं इसी तरह हर रोज़ रात 8 बजे साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।